हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी लेसन्स, जहां पर हम 6 से 12 तक के साइंस सब्जेक्ट के हर लेसन को डिटेल में कवर करते हैं। अभी तक हम कवर कर रहे थे क्लास 6 साइंस का चैप्टर 9 द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स। आज का ये वीडियो हमारा उसी लेसन पे तीसरा वीडियो है। अभी तक हमने हैबिटेट्स के बारे में जाना, टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स के बारे में जाना, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में जाना और एडेप्टेशन इन एनिमल्स के बारे में जाना। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के क्या फीचर हैं। ऐसे कौन से फीचर होते हैं जो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं, जिसके बदौलत हमें पता चलता है कि कोई चीज़ लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है। ओके, सो विद दिस लेट्स स्टार्ट आवर लेसन, लिविंग थिंग्स अराउंड अस। वी वेंट ऑन अ जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट्स एंड डिस्कस मेनी प्लांट्स एंड एनिमल्स। इन एक्टिविटी 1 वी लिस्टेड ऑब्जेक्ट्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन डिफरेंट सराउंडिंग्स। अभी तक हमने बहुत सारे अलग अलग तरह के हैबिटेट्स और एनिमल्स के बारे में जाना, राइट, जो उन हैबिटेट में रहते हैं। याद कीजिए, एक्टिविटी 1 में फर्स्ट वीडियो में हमने कुछ ऑब्जेक्ट्स और प्लांट और एनिमल्स के नाम लिखे थे जो हमें उस पर्टिकुलर हैबिटेट में मिलते थे। टेबल 1 में हमने ये किया था। सपोज वी स्टॉप अ व्हाइल एंड थिंक व्हिच एग्जांपल इन आवर लिस्ट आर लिविंग। अब जरा सोचिए कि उन लिस्ट में हमने जितने भी नाम लिखे थे उनमें से कौन कौन से नाम जो थे, कौन कौन सी चीज़ जो थे वो लिविंग है और कौन कौन सी चीज़ नॉन लिविंग है। लेट अस थिंक ऑफ एग्जांपल्स फ्रॉम अ फॉरेस्ट। पहले हम फॉरेस्ट से ही देख लेते हैं। अगर हम फॉरेस्ट हैबिटेट की बात करें तो हम फॉरेस्ट में क्या क्या पाएंगे? ट्रीज, पेड़, क्रीपर्स। क्रीपर्स एक तरह का पौधा है जो दूसरी चीज़ों पर सपोर्ट लेकर बढ़ता है, ऊपर ऊपर चढ़ने लगता है। जैसे कि खीरे का पौधा है या फिर करेला का पौधा है, शिम्बी का पौधा है, ये सभी क्या है? क्रीपर प्लांट है। स्मॉल एंड बिग एनिमल्स, छोटे और बड़े जानवर, बर्ड्स, पंछियाँ, snakes, insects, rock, soil, water, air, dry leaves, dead animals, mushrooms and moss। अब ये सभी चीज़ जो है हम एक फॉरेस्ट में पाएंगे। विच ऑफ दीज आर लिविंग? अब इनमें से कौन कौन सी चीज़ जो है वो लिविंग है, कौन कौन सी चीज़ जिंदा है? हम कह सकते हैं पेड़ जिंदा है, ट्रीज, क्रीपर्स, एनिमल्स, बर्ड्स, स्नेक्स, इंसेक्ट्स, मशरूम और मॉस, ये सभी जिंदा है। हाँ, ये सभी लिविंग है। और बाकी के रॉक, सॉइल, वाटर, एयर, ड्राई लीव्स, ये सभी क्या है? नॉन लिविंग थिंग है। Think of objects that you can see around you at this moment and group them as living and non-living। अब ज़रा अपने आजू बाजू में ही देख लीजिए। अपने आजू बाजू में जितने भी चीज़ हैं उन्हें ग्रुप कीजिए, उन्हें कैटेगराइज कीजिए कि क्या वो लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है। In some cases it's easy for us to know. For example, objects like chair or a table in our homes, we know that they are not alive। अब देखिए, हमें पता है कि हमारे घर में जो टेबल है या जो चेयर हैं वो तो नॉन लिविंग थिंग है, वो लिविंग बीइंग है ही नहीं, वो नॉन लिविंग थिंग है, राइट। पहेली was reading this rhyme from Complete Nonsense written by Edward Lear। पहेली एक राइम पढ़ती है जिसका नाम है कंप्लीट नॉनसेंस। उस राइम का नाम है कंप्लीट नॉनसेंस और लिखा किसने है? एडवर्ड लियर ने। वो राइम कुछ इस तरह है। Set the table to the chair, you can hardly be aware how I suffer from the heat and from chilblain on my feet। If we took a little walk, we might have a little talk। Pray let us take the air, set the table to the chair, set the chair to the table। Now you know we are not able। How foolishly you talk when you know we cannot walk। Set the table with a sigh, it can do no harm to try। I've as many legs as you, why can't we walk on two। Okay, ये पोएम है, बच्चों का पोएम है। Paheli and Pujo found the poem so very funny because they knew that a chair or a table is not alive and it cannot talk, walk or suffer from the usual problems that all of us face। अब देखिए, हमें पता है टेबल, चेयर ये सभी क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है। ना तो ये हमारी तरह चल पाते हैं, ना बात कर पाते हैं। A chair, table, stone or a coin, we know that they are not alive। Similarly, we do know that we are alive and so are all the people of the world। We also see animals around us that are so full of life: dogs, cats, monkeys, squirrels, insects and many others। अब हमें पता है कि कुर्सियाँ, टेबल, पत्थर, सिक्के ये सभी नॉन लिविंग थिंग्स हैं। इन सभी में जान नहीं होता। और उसी तरह हमें ये भी पता है कि हम खुद एक लिविंग बीइंग है। हम खुद और उसी तरह दूसरे लोग जो हैं, जो दुनिया में दूसरे लोग हैं, वो भी लिविंग बीइंग है। और तो और जो जानवर हम अपने आस-पास देखते हैं, जैसे कि कुत्ते, बिल्लियाँ, स्क्विरल्स, बंदर, ये सभी क्या है? लिविंग बीइंग्स हैं। हाउ डू वी नो दैट समथिंग इज लिविंग? ऑफ्टन इट्स नॉट सो easy to decide। We are told that plants are living things, but they do not appear to move like a dog or a pigeon। On the other hand, a car or a bus can move. Still, we consider them as non-living।
हम किस आधार पर किसी चीज़ को लिविंग या नॉन लिविंग कहेंगे? हम्म? कुछ लोगों के ख्याल में ये आ सकता है कि जो लिविंग बीइंग्स होते हैं, जो जिंदा होते हैं, वो मूव करते हैं, वो हिलते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। अगर हम कहें कि सभी लिविंग बीइंग्स मूव करते हैं और जो चीज़ मूव करता है वो लिविंग बीइंग है, उसमें जान है, हम्म, तो ये पॉइंट गलत होगा। क्यों? क्योंकि देखिए, प्लांट्स जो है वो लिविंग बीइंग है, ये हमें पता है, लेकिन प्लांट्स मूव नहीं करते, वो तो हमेशा एक ही जगह रहते हैं। उसी तरह हमें पता है कि गाड़ियाँ, बसें, ये सभी क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, इनमें कोई जान नहीं होता। लेकिन ये बिल्कुल हम इंसानों की तरह या फिर हम जानवरों की तरह एक जगह से दूसरी जगह जाती है। सो हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो लिविंग बीइंग है वो मूव करते हैं या फिर जो मूव करते हैं वो लिविंग बीइंग है। कोई चीज़ मूव करता है या नहीं करता है, उस आधार पर हम किसी चीज़ को लिविंग बीइंग है या नॉन लिविंग है वो डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। Plants and animals appear to grow in size with time, but then at times clouds in the sky also seem to grow in size. Does it mean that clouds are living? No. So how does one distinguish between living and non-living things? Do living things have some common characteristics that make them very different from the non-living? अब हम देखते हैं कि प्लांट और एनिमल जो हैं वो समय के साथ बढ़ते हैं, वो ग्रो होते हैं। तो एक ख्याल आ सकता है कि जो चीज़ ग्रो होता है वो लिविंग बीइंग है, लेकिन ऐसा सोचना भी गलत होगा, क्योंकि बादल जो है वो भी तो समय के साथ बड़े होते हैं, लेकिन बादल तो एक लिविंग बीइंग है नहीं, उनमें तो कोई जान है नहीं। तो ये सोचना कि कोई चीज़ जो ग्रो होता है वो लिविंग बीइंग है, तो ये गलत है। अब ऐसा है तो हम किस आधार पर किसी चीज़ को लिविंग या नॉन लिविंग कहेंगे? क्या ऐसे कुछ फीचर्स हैं जो सिर्फ लिविंग बीइंग्स में पाए जाते हैं? और अगर है तो फिर वो फीचर्स क्या है? You are a wonderful example of a living being. What characteristics do you have which makes you different from a non-living thing? List a few of these characters in your notebook. Look at your list and mark those characteristics that you have listed, which may also be found in animals or plants. अब आप खुद एक लिविंग बीइंग का बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है। अब ज़रा सोचिए कि आपके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, आपके कुछ फीचर्स जो आपको नॉन लिविंग थिंग से अलग करता है। लिस्ट अ फ्यू ऑफ दिस कैरेक्टर्स, और वो जो फीचर्स जो आपने सोचा है उन्हें अपने नोटबुक में लिखिए और ज़रा देखिए कि क्या वो फीचर्स दूसरे जानवर और पौधों में भी है। अगर मैं सोचूं कि मेरे अंदर कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो दूसरे लिविंग बींग्स में भी पाए जाते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होते, तो वो होगा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन यानी सांस लेना। सम ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स आर परहैप्स कॉमन टू ऑल लिविंग बींग्स। इनमें से कुछ फीचर्स होंगे जो सभी लिविंग बींग्स में कॉमन होंगे। डू ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड? क्या सभी जिंदा जीवों को खाने की ज़रूरत पड़ती है? In chapter 1 and 2, we learn that all living things need food and how essential it is to animals and to us. So chapter 1 and 2 में हमने जाना था कि एक living being के लिए खाना कितना important है, कितना ज़रूरी है। We also have learned that plants make their own food through the process of photosynthesis. Animals depend on plants and other animals for their food. और हमने जाना था कि plants जो हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं through a process called photosynthesis. वो photosynthesis के बदौलत अपना खाना खुद बनाते हैं। लेकिन जानवर जो हैं वो खाने के लिए या तो प्लांट्स पे निर्भर है या फिर दूसरे जानवर पर निर्भर है एज अ सोर्स ऑफ फूड। Food gives organisms the energy needed for them to grow. Organisms also need this energy for other life processes that go on inside them. खाना खाने पर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी मिलती है जिसे हम खुद को ग्रो करने के लिए यूज़ करते हैं और हमारे शरीर में दूसरे जितने भी प्रोसेस हैं उसको कैरी आउट करने के लिए हम उस एनर्जी को यूज़ करते हैं। ओके, सो फॉर अस फूड इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी। डू ऑल लिविंग थिंग्स शो ग्रोथ? क्या सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो होते हैं, उनका साइज बढ़ता है? डज द कुर्ता यू हैड 4 years back still fit you? You cannot wear it anymore, isn't it? You must have grown taller during these years. You may not realize it, but you are growing all the time, and in few more years you will become an adult. 4 साल पहले जो आपके पास कुर्ता था, क्या वो आज भी आपको फिट होता है? मोस्ट प्रोबेबली नॉट। ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि आपका शरीर जो है वो बड़ा हुआ है, बढ़ गया है। You have grown, right? Young ones of animal also grow into adults. You would surely have noticed pup pups of a dog grow into adults. A chicken hatched from an egg grows into a hen or a cock. अब देखिए, छोटे जानवर जो हैं वो बड़े होते हैं, जैसे कि एक छोटा सा कुत्ता, छोटा सा पपी जो है वो बड़ा होकर एक नॉर्मल कुत्ता बन जाता है। उसी तरह एक मुर्गी का चूजा जो अंडा से निकलता है वो बड़ा होकर फुल मुर्गी बन जाता है।
Plants also grow. Look around you and see a few plants of a particular type. Some are very small and young, some are grown. They may also in different stages of growth. Look at the plants after a few days and weeks. You may find that some of them have grown in size. Growth seems to be common to all living things. अब एनिमल्स की तरह ही प्लांट्स भी ग्रो होते हैं. ज़रा सोचिए, प्लांट्स जो हैं एक छोटी सी बीज से शुरू करता है. एक बीज जो है वो बढ़कर कुछ कुछ जो है वो थोड़े छोटे प्लांट बनते हैं, कुछ कुछ बड़े प्लांट बनते हैं, कुछ कुछ तो बहुत बड़े ट्रीज तक बन जाते हैं. तो एनिमल्स की तरह ही प्लांट्स भी ग्रो करते हैं. ये क्या दिखाता है कि ग्रोथ जो है, बड़ा होना जो है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कॉमन है. सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स बड़े होते हैं. नेक्स्ट, डू ऑल लिविंग थिंग्स रेस्पायर? क्या सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सभी चीज़ें जो जिंदा है वो सांस लेते हैं? रेस्पायर मीन्स सांस लेना, टू ब्रीथ. कैन वी लिव विदाउट ब्रीदिंग? When we inhale, the air moves from outside to the inside of the body. When we breathe out, the air moves from inside our body to the outside. Breathing is part of a process called respiration. जब हम सांस लेते हैं तो हम बाहर का हवा को हमारे शरीर के अंदर खींचते हैं. इनहेल करना, अंदर खींचना. फिर हम क्या करते हैं, हमारे शरीर के अंदर जो हवा है उसे हम एक्सहेल करते हैं, बाहर निकालते हैं. तो इसे हम क्या कहते हैं, सांस लेना, जिसे हम ब्रीदिंग भी कह सकते हैं. और उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, रेस्पिरेशन. In respiration, some of the oxygen of the air we breathe in is used by the living body. We breathe out the carbon dioxide produced in this process. अब रेस्पिरेशन के दौरान क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं तो हवा में मौजूद जो ऑक्सीजन है उसे भी हम अंदर खींच लेते हैं अपने लंग्स में, और उसे हम हमारे शरीर में यूज़ करते हैं उस ऑक्सीजन को. फिर हम क्या करते हैं, जब हम हवा बाहर छोड़ते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर छोड़ते हैं. ओके. So basically in respiration what we do is we use the oxygen that we are getting from the outside air and we exhale or release the carbon dioxide that is present in our body. Okay. The process of breathing in animals like cows, buffaloes, dogs or cats is similar to humans. इंसानों की तरह ही गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, ये सभी जानवर जो हैं हमारी तरह ही सांस लेते हैं. वो सभी ऑक्सीजन को अंदर इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं. Observe any one of these plants while they are taking rest and notice the movement of their abdomen. This slow movement indicates that they are breathing. अब ज़रा आप उन जानवर को देखिएगा, फिर चाहे वो कोई कुत्ता हो या कोई बंदर हो या कोई कुछ भी हो, उन जानवर का जब वो लेटे होंगे तो उनका चेस्ट या जो एब्डोमेन पार्ट है, जो स्टमक एरिया जो है वो फूलेगा, फिर नीचे हो जाएगा, फिर फूलेगा. तो ये क्या कर रहा है, ये सांस ले रहा है. सांस लेने के कारण उसका शरीर जो है वो फूल रहा है. Respiration is necessary for all living organisms. It's through respiration that the body finally obtains energy from the food it takes. Respiration जो है वो बहुत ही important है. सांस लेना बहुत ही important है, क्योंकि खाने को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए हम ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं, जो हमें रेस्पिरेशन के दौरान मिलता है. Some animals may have different mechanism for the exchange of gases, which is part of the respiration process. For example, earthworms breathe through their skin. Fish, we have learned, have gills for using oxygen dissolved in water. The gills absorb oxygen from the air dissolved in water. अब देखिए, कुछ जानवर हैं जिनका रेस्पिरेशन प्रोसेस जो है वो थोड़ा अलग होता है. जहाँ हम इंसान और मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स जो हैं, हम हवा में मौजूद ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और अपने मुंह और नाक के बदौलत सांस लेते हैं. लेकिन कुछ जीव हैं जो दूसरे मैकेनिज्म से सांस लेते हैं, जैसे कि एक अर्थवर्म. अर्थवर्म सांस लेने के लिए मुंह और नाक का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि वो अपने स्किन के बदौलत सांस लेता है. उसी तरह मछलियाँ जो हैं, हमने सीखा था मछलियाँ सांस कैसे लेते हैं, अपने गिल्स के बदौलत. Do plants also respire? Exchange of gases in plants mainly take place through their leaves. The leaves take in air through tiny pores in them and use the oxygen. They give out carbon dioxide to the air. अब क्या पौधे भी सांस लेते हैं? तो आंसर है हाँ. प्लांट्स भी सांस लेते हैं और वो हमारी तरह ही ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं. ओके. अब प्लांट्स कैसे सांस लेते हैं? ना तो उनके पास कोई स्किन है, ना तो कोई गिल है, ना कोई मुंह है या नाक है. प्लांट सांस लेता है अपने पत्तों की बदौलत, थ्रू देयर लीव्स. अब उनके पत्तों में छोटे छोटे छेद होते हैं, टाइनी पोर्स, जिसके बदौलत वो सांस ले पाता है, रेस्पिरेशन करता है. सो अभी तक हम जानते थे कि प्लांट्स के पत्तों का फंक्शन क्या होता था, ट्रांसपिरेशन और फोटोसिंथेसिस, राइट, पानी रिलीज करना और खाना बनाना. अब ये एक और फंक्शन है प्लांट्स के पत्तों का, और वो है रेस्पिरेशन, सांस लेना. वी लर्न दैट इन सनलाइट plants use carbon dioxide of air to produce their own food and give out oxygen.
Plants produce their food only during the daytime, whereas respiration in them takes place day and night. The amount of oxygen released in the process of food preparation by plants is much more than the oxygen they use in respiration. So photosynthesis process जो है उसके बारे में ज़रा याद कीजिए. photosynthesis process में क्या होता है? प्लांट्स जो है वो वाटर, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड जो वो हवा से एब्जॉर्ब करता है उसे यूज़ करता है खाना बनाने के लिए, राइट? सो फोटोसिंथेसिस में वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर रहा है और वो क्या बनाता है अपने लिए? खाना बनाता है. खाने के साथ साथ वो ऑक्सीजन भी बनाता है. ओके, सो फोटोसिंथेसिस में एंड प्रोडक्ट क्या बन रहा है? खाना बन रहा है प्लांट के लिए और ऑक्सीजन गैस बन रहा है. अब वो खाना तो खुद यूज़ करेगा, लेकिन जो ऑक्सीजन बन रहा है वो बाहर छोड़ेगा. तो फोटोसिंथेसिस में जो हो रहा है वो रेस्पिरेशन का बिल्कुल उल्टा है. जहां पर रेस्पिरेशन के दौरान प्लांट्स ऑक्सीजन अंदर खींच रहा था और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ रहा था, वहीं फोटोसिंथेसिस में प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ले रहा है और ऑक्सीजन बाहर छोड़ रहा है. रेस्पिरेशन के दौरान जितना वो ऑक्सीजन अपने अंदर यूज करता है, इनहेल करता है, उससे ज़्यादा वो ऑक्सीजन बनाता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. यानी कि जितना ऑक्सीजन वो यूज़ कर रहा है उससे ज़्यादा ऑक्सीजन वो दे रहा है. इसीलिए हम कहते हैं कि प्लांट्स जो है वो हवा देता है, ऑक्सीजन देता है, राइट? हम कहते हैं ना कि प्लांट्स लगाओ, ऑक्सीजन मिलेगा, इसीलिए कहते हैं. अनदर थिंग इज़ कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है जिस दौरान प्लांट्स ऑक्सीजन बनाते हैं वो सिर्फ दिन में होता है. ओके, दिन के दौरान प्लांट्स का पत्ते जो है वो फोटोसिंथेसिस भी कैरी आउट करता है और रेस्पिरेशन भी कैरी आउट करता है. लेकिन रात के समय प्लांट्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस कैरी आउट नहीं करते, सिर्फ रेस्पिरेशन करते हैं. यानी कि रात में प्लांट्स सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन नहीं बनाते. ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए सनलाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अगर सनलाइट नहीं हुआ तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा ही नहीं, और अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ तो वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर ही नहीं पाएगा. इसीलिए पूर्वज कह गए हैं कि रात के समय पैरों के नीचे नहीं सोना चाहिए. क्योंकि रात के दौरान वो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, ऑक्सीजन नहीं छोड़ता, क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो वो होता ही नहीं है, सिर्फ रेस्पिरेशन ही होता है. ओके, नेक्स्ट थिंग, डू ऑल लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई? हाउ डू यू रिस्पॉन्ड if you suddenly step on a sharp object like a thorn while walking barefoot? How do you feel when you see or think about your favorite food? You suddenly move from a dark place into a bright sunlight. What happens? Your eyes shut themselves automatically for a moment till they adjust to the changed bright surroundings. Your favorite food, bright light, and a thorn in the above situations are some examples of changes in your surroundings. All of us respond immediately to such changes. Changes in our surroundings that make us respond to them are called stimuli. अब ज़रा सोचिए कि आप क्या करेंगे अगर आप नंगे पाँव किसी कांटे के ऊपर चले, या फिर आप अपने मनपसंद खाना को देखें, या फिर आप किसी अंधेरी जगह से सडनली आप ब्राइट सनलाइट में, धूप में चले जाएं, तो क्या होगा? आपका आंख जो है वो ऑटोमेटिकली क्या होगा? बंद हो जाएगा. फिर धीरे धीरे आप वापस अपने आंख को खोल पाएंगे, आपका आंख जो है उस लाइट के लिए एडजस्ट हो जाएगा. सो बेसिकली आपका शरीर क्या कर रहा है? रिस्पॉन्ड कर रहा है, सिचुएशन के हिसाब से खुद को ढल रहा है, राइट? अब देखिए कि यहाँ पर वो कांटे, ब्राइट लाइट और खाना जो है वो क्या है? एक स्टिमुलाई है. स्टिमुलाई का मतलब क्या होता है? हमारे वातावरण में जब कुछ चीज़ बदल जाता है और उस चीज़ के बदलने के कारण हमारा शरीर खुद में भी कुछ बदलाव लाता है, उसे हम स्टिमुलाई कहते हैं. चेंजेस इन आवर सराउंडिंग्स दैट मेक अस रिस्पॉन्ड टू देम आर कॉल्ड स्टिमुलाई. ओके, डू अदर एनिमल्स आल्सो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई? Observe the behavior of animals when the food is served to them. Do you find them suddenly becoming active on seeing the food? When you move towards the bird, what does it do? Wild animals run away when bright light is flashed towards them. Similarly, cockroaches begin to move to their hiding places if the light in the kitchen is switched on at night. Can you give some examples of responses of animals to stimuli? दूसरे जानवर भी हम इंसानों की तरह स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करता है. जब आप अपने पेट को खाना देने जाते हैं, क्या वो सडनली एक्टिव हो जाते हैं खाने को देखने पर? उसी तरह अगर आप किसी चिड़िया के पास चले जाएंगे तो चिड़िया भाग जाती है. या फिर जब आप अपने रूम में लाइट ऑन करते हैं और अगर कॉकरोच हुआ तो वो भाग जाते हैं अंधेरे में. तो ये सभी क्या है? ये सभी एक तरह का रेस्पॉन्स है स्टिमुलाई को.
तो हमने ये तो देख लिया है कि सभी जानवर जो हैं, सभी एनिमल्स जो हैं वो स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करते हैं। अब क्या प्लांट्स भी रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुलाई को? डू प्लांट्स आल्सो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई? फ्लावर्स ऑफ सम प्लांट्स ब्लूम ओनली एट नाइट. In some plants, flowers closed after sunset. In, in some plants, like mimosa, commonly known as touch-me-not, leaves close or fold when someone touches them. These are some examples of responses of plants towards changes in their surrounding. अब जानवर की तरह प्लांट्स भी स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करते हैं। कुछ प्लांट्स होते हैं जिनका फूल जो है वो रात के समय ही खिलता है और दिन में वापस बंद हो जाता है। उसी तरह कुछ ऐसे भी फूल्स होते हैं जो सिर्फ दिन के दौरान खुलते हैं और जैसे ही रात होता है वो बंद हो जाता है, जैसे कि लोटस प्लांट। लोटस प्लांट जो है वो दिन के समय खुलता है और जैसे ही रात होता है वो वापस बंद हो जाता है। अब एक और इंटरेस्टिंग प्लांट है जिसे हम मिमोसा कहते हैं। ये जब हम उस प्लांट को छुएंगे तो क्या होगा, वो खुद को बंद कर देगा, फोल्ड कर देगा, इसीलिए हम इसे टच मी नॉट कहते हैं इस प्लांट को। तो ये सभी क्या हो रहा है, ये सभी प्लांट्स जो है वो स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड कर रहा है। एक्टिविटी 4, place a potted plant in a room a little away from a window through which sunlight enters sometime during the day. Continue watering the plants for a few days. Does the plant grow upright like plants out in the open? Note the direction in which it bends. If it is not growing upright, do you think this may be in response to some stimulus? अगर हम किसी प्लांट को ऐसे खिड़की के पास रखते हैं जहाँ पर कुछ समय के लिए धूप आता हो, तो हम पानी देने पर कुछ दिनों बाद हम नोटिस करेंगे कि वो प्लांट जो हैं वो बाकी प्लांट की तरह सीधा नहीं उगेंगे, बल्कि वो खिड़की की तरफ बेंड होंगे, खिड़की की तरफ झुके होंगे, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि यहाँ पर प्लांट जो है वो स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड कर रहा है। प्लांट का बेंड होना ये रिस्पॉन्स है उसका सनलाइट की डायरेक्शन के लिए। सनलाइट यहाँ पे स्टिमुलस है। अब इसका भी रीज़न है कि वो सनलाइट की तरफ बेंड क्यों हो रहा है। प्लांट्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैरी आउट करता है। फोटोसिंथेसिस में वो सनलाइट यूज़ करता है। अब प्लांट्स को जितना ज़्यादा सनलाइट मिलेगा उतना ज़्यादा उसका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जाएगा। बेसिकली प्लांट्स वांट मोर सनलाइट, इसीलिए वो अपने आप को सनलाइट की डायरेक्शन में झुकाता है। तो ये भी एक तरह का प्लांट्स का स्टिमुलस की तरफ रिस्पॉन्स है। सो हम कह सकते हैं कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करते हैं। नेक्स्ट थिंग, लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिस दौरान हम अपने शरीर में मौजूद गंदगी या फिर वेस्ट को रिमूव करते हैं, निकालते हैं। ओके, ऑल लिविंग थिंग्स टेक फूड. नॉट ऑल द फूड दैट्स ईटन इज रियली यूज्ड, ओनली अ पार्ट ऑफ इट इज utilized by the body. What happens to the rest? This has to be removed by the body as waste. Our body also produces some waste in other life processes. The process of getting rid of these waste by living organism is known as excretion. सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या था लिविंग ऑर्गेनिज्म का? वो था कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को खाने की ज़रूरत पड़ती है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। लेकिन हमारा शरीर जो है वो उस खाने को पूरी तरह एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पाता। अनडाइजेस्टेड खाना जो रह जाता है वो हमारे लिए वेस्ट है, हमारे शरीर के लिए, जिसे हमें हमारे शरीर से बाहर निकालना पड़ता है। खाना खाने पर हमारे शरीर में वेस्ट बच जाता है। उसी तरह हमारे शरीर में और भी चीज़ें हैं जिस दौरान हमारे शरीर में वेस्ट प्रोड्यूस होता है और उन्हें हमें निकालना पड़ता है। जब हम अपने शरीर से वेस्ट को निकालते हैं उसे हम एक्सक्रीशन कहते हैं। ओके, सो अगर हम एक्सक्रीशन प्रोसेस को देखें जानवरों में, इंक्लूडिंग अस ह्यूमंस, तो पहले तो हम पेशाब करते हैं, फिर 2 नंबर करते हैं, राइट, टॉयलेट में 2 नंबर करते हैं। ये सभी क्या है, एक्सक्रीशन प्रोसेस है। उसी तरह दूसरा एग्जांपल होगा सांस लेना। जब हम सांस लेते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए वेस्ट है। तो ये भी एक एक्सक्रीशन प्रोसेस है जो सभी जानवरों में कॉमन है। डू प्लांट्स ऑल्सो एक्सक्रीट? यस दे डू। However, the mechanism in plants are a little different. Some harmful or poisonous materials do get produced in plants as waste. Some plants find it possible to store the waste products within their parts in a way that they do not harm the plant as a whole. Some plants remove waste products as excretion. अब प्लांट्स के शरीर में भी हम एनिमल्स की तरह वेस्ट प्रोड्यूस होता है और उसे निकालता है। लेकिन प्लांट्स जिस तरीके से अपने शरीर में मौजूद वेस्ट को बाहर निकालता है वो हम एनिमल से थोड़ा अलग है। प्लांट्स के शरीर में कुछ ऐसे भी वेस्ट बनते हैं जो जहरीला होता है, जो उसे नुकसानदायक होता है। कुछ प्लांट्स उस वेस्ट को कुछ इस तरह से स्टोर कर देता है कि उस प्लांट को कोई नुकसान ना हो, और कुछ प्लांट्स होते हैं जो उसे रिलीज करता है एज अ फॉर्म, इन द फॉर्म ऑफ सिक्रीशन। आपने देखा होगा कुछ प्लांट्स होते हैं जिनसे पानी निकलती है, रस निकलता है,
वो क्या है? सेक्रीशन है। एक्सक्रीशन इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन टू ऑल लिविंग थिंग्स। सो एक्सक्रीशन जो है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है, प्लांट्स में भी होता है और एनिमल्स में भी होता है। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो ज़रा देखिए, प्लांट्स भी रेस्पायर करता है हमारी तरह, राइट, और वो क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, तो ये भी एक्सक्रीशन प्रोसेस है। उसी तरह ट्रांसपीरेशन के दौरान प्लांट्स जो है वाटर रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर, राइट, तो ये भी एक एक्सक्रीशन प्रोसेस है। उसे उस पानी की ज़रूरत नहीं है तो वो ट्रांसपीरेशन की बदौलत उसे छोड़ रहा है। ओके, तो ये भी एक एक्सक्रीशन प्रोसेस है। नेक्स्ट थिंग, डू ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड? क्या सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने जैसे जीव को जन्म देते हैं? हैव यू एवर सीन नेस्ट ऑफ सम बर्ड्स लाइक पिजन्स? Many birds lay their egg in the nest. Some of the eggs may hatch and young birds may come out of this. Animals reproduce their own kind. The mode of reproduction may be different in different animals. Some animals produce their young ones through eggs. Some animals give birth to the young ones. अब देखिए, सभी जीव, सभी जानवर जो होते हैं वो अपने जैसे बच्चे को जन्म देते हैं, लेकिन जिस तरीके से वो जन्म देते हैं वो थोड़ा अलग होता है। अगर हम इंसान, बकरी, गाय, इन जानवरों में देखें तो हम क्या करते हैं? पूरा का पूरा एक बच्चे को ही जन्म दे देते हैं। लेकिन कुछ जानवर होते हैं जैसे कि पंछियाँ और कीड़े, ये क्या करते हैं? अंडे देते हैं, जिससे बाद में छोटा सा एक जानवर निकल आता है। सो सभी जानवर अपने जैसे बच्चे को जन्म देते हैं, लेकिन उनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है वो थोड़ा अलग है। जिस तरीके से वो जन्म देते हैं वो थोड़ा अलग है। प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस लाइक एनिमल्स। प्लांट्स ऑल्सो डिफर इन देयर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। Many plants reproduce through seeds. Plants produce seeds which can germinate and grow into new plants. Some plants also reproduce through parts other than seed. For example, a part of a potato with a bud grows into a new plant. अब एनिमल्स की तरह ही प्लांट्स भी अपने जैसे को ही जन्म देता है, लेकिन उनमें भी मेथड थोड़ा अलग है। कुछ प्लांट्स जो है वो बीज के बदौलत जन्म देते हैं, यानी कि कुछ प्लांट्स बीज से बड़े होते हैं। उसी तरह कुछ और प्लांट्स हैं जैसे कि पोटैटो, आलू, जो बर्ड से ग्रो होते हैं। अब आपने आलू को तो देखा ही होगा, आलू में छोटे छोटे कुछ स्वेलिंग सा होता है, उन्हें हम बर्ड कहते हैं। अगर आप उस बर्ड को ज़मीन पे लगाएंगे तो वो पूरा का पूरा पोटैटो प्लांट में ग्रो होगा। तो ये बर्ड जो है वो सीड नहीं है। ओके, सो प्लांट्स भी एनिमल की तरह ही अपने जैसे ही जीव को जन्म देता है। Living things produce more of their own kind through reproduction. It takes place in many different ways for different organisms. So all in all, सभी जीव जो है वो अपने जैसे बच्चे को ही जन्म देता है। ओके, रिप्रोडक्शन यानी अपने जैसे बच्चे को जन्म देना। नेक्स्ट है, डू ऑल लिविंग थिंग्स मूव? क्या सभी जिंदा जीव हिलते हैं? In chapter 8, we discuss the various ways in which animals move. They move from one place to another and also show other body movements. So चैप्टर 8 में हमने जाना था कि एनिमल्स जो हैं, इंक्लूडिंग अस ह्यूमंस, हम मूव करते हैं, राइट, हम हिल सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। उसी तरह हम अपने शरीर के पार्ट्स को भी मूव कर सकते हैं, अपने बॉडी पार्ट्स को, जैसे कि शोल्डर को रोटेट करना, एल्बो को बेंड करना, नीज को बेंड करना, ये सभी क्या थे? बॉडी के मूवमेंट थे, राइट। सो एनिमल्स कैन मूव, ये हमने चैप्टर 8 में जाना। What about plants? Do they also move? अब प्लांट्स के बारे में क्या है? क्या प्लांट्स मूव कर सकते हैं? Plants are generally anchored in soil, so they do not move from one place to another. However, various substances like water, minerals, and the food synthesized by them move from one part of the plant to the other. अब देखिए, प्लांट्स जो हैं वो एनिमल्स की तरह एक जगह से दूसरी जगह तो जा नहीं पाते, वो तो हमेशा एक ही जगह पे गड़े होते हैं। लेकिन हम ये जानते हैं कि प्लांट्स के अंदर जो है, जब वो अपना खाना बनाता है अपने पत्तों में, वो उसके पत्तों से लेकर उसके दूसरे पार्ट्स को फैलता है, राइट, दूसरे पार्ट्स में भी जाता है। उसी तरह जब प्लांट का रूट जो है वो पानी को एब्जॉर्ब करता है, रूट से लेकर प्लांट्स के पत्तों तक भी जाता है वो पानी, राइट। सो प्लांट्स के अंदर तो न्यूट्रिएंट्स का मूवमेंट हो रहा है, भले ही प्लांट खुद मूव नहीं कर रहा। Have you noticed any other kind of movement in plants? Opening or closing of flowers? Do you recall how some plants show movement in response to certain stimuli? अब देखिए, ऑल इन ऑल प्लांट्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह तो जा नहीं पाते, ओके, दे कैन नॉट मूव लाइक दैट। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो मूव नहीं कर सकते, वो मूव कर सकते हैं। भले ही वो अपना लोकेशन नहीं चेंज कर सकते, पर वो अपने पार्ट्स को मूव कर सकते हैं। जैसे कि जब फ्लावर बंद होता है, जैसे कि लोटस प्लांट जो है दिन ढलने पर बंद हो जाता है, तो ये भी एक तरह का मूवमेंट है। उसी तरह हमने जाना था कि प्लांट्स जो है वो हमेशा सनलाइट की डायरेक्शन में बेंड होता है, राइट, तो ये भी एक तरह का मूवमेंट है। ओके, we also have some non-living things moving
Of course, a bus, car, a small piece of paper, clouds, and so on. Is there something different in this movement from the movement of living beings? There's such a variety of living organisms, but all of them show some common characteristics as we have discussed. अभी हमने जाना कि सभी लिविंग बींग्स इंक्लूडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स मूव करते हैं, वो हिलते हैं। उसी तरह हमने कुछ और भी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जाना जो सभी लिविंग बींग्स में कॉमन है। भले ही बहुत सारे अलग अलग तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, पर ये सभी कैरेक्टर्स जो हैं उन सभी लिविंग बींग्स में कॉमन है। Yet another common characteristic is that living beings die. Because organisms die, organism types can survive over thousands of years only if they reproduce their own kind. One single organism may die without ever reproducing, but the type of organism can exist only if there is reproduction. अब एक और कैरेक्टरिस्टिक्स जो सभी लिविंग बींग्स में कॉमन है वो है मरना, टू डाई. डेथ इज समथिंग दैट वी शेयर विद एवरी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म. ओके, मरना जो है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में कॉमन है. जो पैदा हुआ, जो जिंदा है, उसका मरना तय है. अब एक ऑर्गेनिज्म जो है वो भले ही मर जाए, लेकिन उसका जो प्रजाति है वो जिंदा रह सकता है, और वो भी तभी जब वो रिप्रोडक्शन करेगा. यानी कि मान लो अगर इस धरती पे इंसान का वजूद रहना हो तो इंसान को बच्चे पैदा करने होंगे. We see that all living things seem to have some common characteristics. They all need food, respire, respond to stimuli, reproduce, show movement, grow and die. So अभी तक हमने इन सभी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जाना जो लिविंग बींग्स में पाए जाते हैं, जैसे कि खाना खाना, सांस लेना, स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करना, बच्चे पैदा करना, मूव करना, बड़े होना और मरना. सो ये सभी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स थे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के. Do we find some non-living things that also show some of these characteristics? Cars, bicycle, clocks, and the water in the river move. The moon moves in the sky. A cloud grows in size right in front of eyes. Can such things be called living? We ask ourselves, do these objects also show all the other characteristics of living things? कुछ नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं जो इनमें से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करते हैं, जैसे कि साइकिल, गाड़ी, मोटर बाइक, घड़ी. ये सभी क्या है? चलते हैं, राइट. ये सभी मूव करते हैं. उसी तरह क्लाउड जो है, बादल जो है, वो भी बड़ा होता है, वो भी ग्रो करता है. तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो लिविंग बींग्स के साथ कॉमन है. लेकिन फिर भी हम इन चीज़ को नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं. क्यों? क्योंकि इनमें बाकी की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है लिविंग बींग के वो नहीं होते. जैसे कि ना तो ये खाना खाते हैं, ना तो ये सांस लेते हैं, ना तो ये स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करते हैं, ना तो ये रिप्रोड्यूस करते हैं. ओके, सो किसी चीज़ का लिविंग बींग होना, किसी चीज़ में जान होना, उसके लिए ये ज़रूरी है कि ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो हो. जैसे कि खाना खाना, सांस लेना, स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करना, बच्चे पैदा करना, मूव करना, ग्रो करना और मरना. जब किसी चीज़ में ये सभी गुण होंगे तभी हम उसको लिविंग बींग कहेंगे. In general, something that is living may have all the characteristics that we have discussed, while non-living things may not show all these characteristics at the same time. Okay, so ये यही कह रहा है कि लिविंग बींग्स में ये सभी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और नॉन लिविंग बींग्स में एक या दो हो सकता है, मगर सभी नहीं होंगे. Is this always true? Do we always find that living things definitely show all the characteristics of the living that we have discussed? Do we always find that the non-living things may show only some of these characteristics and never all of them? To understand this a little better, let us look at a specific example. Consider any seed, say moon. Is it living? It can stay in a shop for months and not show any growth or some of the other characteristics of life. However, we bring the same seed and plant it in soil, water it, and it turns into a whole plant. Did the seed need food? Did it excrete, grow, or reproduce when it was in the shop for many months? We see that there can be cases when we cannot easily say that a thing has all the characteristics that we have discussed for it to be called living. कुछ कुछ चीज़ें होते हैं जिन्हें लिविंग है या नॉन लिविंग है ये कहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. जैसे कि आप एक बीज को ले लीजिए, सीड को ले लीजिए. वो महीनों तक रह सकता है, ना तो वो ग्रो होगा, ना तो वो मरेगा, ना तो वो मूव करेगा. लेकिन जैसे ही हम उस सीड को ज़मीन में डालेंगे और उस पर पानी डालेंगे तो वो ग्रो करने लगेगा, सांस लेने लगेगा. तो क्या इसका मतलब ये है कि सीड में जान नहीं है? ऐसा तो नहीं है, राइट. तो ऐसे केसेस में भले ही हमको आसानी से नहीं पता चलता है कि उस चीज़ में ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स है या नहीं है, पर वो लिविंग है. What then is life? Push your hand deep inside a sack of wheat. Do you find it is warm inside? There's some heat being produced inside the sack of wheat. The seeds respire and in that process give out some heat. We see that respiration is a process that takes place in seed even when some of their other processes
लाइफ प्रोसेसेस may not be very active. अगर आप एक सैक यानी बोरे बीज के बोरे में अपना हाथ डालेंगे तो आप पाएंगे कि वो अंदर से गर्म है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो बीज जो है वो सांस ले रहा है। सांस लेते समय क्या होता है कि बीज जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, राइट? दे गिव आउट और दे एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गर्म हवा होता है, जिस वजह से हमें हाथ डालने पर गर्म महसूस होता है। तो इससे ये पता चलता है कि वो बीज जो है भले ही वो ग्रो ना हो रहा हो, भले ही वो पानी नहीं पी रहा हो, भले ही वो मूव नहीं कर रहा हो, पर वो सांस ले रहा है। It may not be very easy to answer our question, what then is life? However, looking at all the diversity of living beings around us, we can conclude that life is beautiful. अब भले ही ये कहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि कोई चीज़ जिंदा है या नहीं, लेकिन अपने आजू बाजू में अनेक प्राणी के पौधों और जानवरों को देखने पर एक चीज़ तो निश्चिंत है कि ज़िंदगी खूबसूरत है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर जो है वो ख़त्म होता है। आशा है आपको ये लेसन पूरी तरह से समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम इस चैप्टर का एक्सरसाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो डू वॉच दैट वीडियो। अगर आपको लगता है कि आपको ये चैप्टर जो है समझ में आ गया है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ, ताकि उन्हें भी ये चैप्टर जो है समझ में आ जाए। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे और भी लेक्चर वीडियोज़ को देखने के लिए। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।